नेक्स्ट टॉपिक इज डिवेंचर्स इशूड एज कोलेटरल सिक्योरिटी। कोलेटरल वर्ड का मतलब क्या होता है? सेकेंडरी सिक्योरिटी। ठीक है, जैसे कि मान लो मैंने बैंक से लोन लिया, मैंने बैंक से 10 लाख रुपए का लोन ले लिया। अब वो 10 लाख रुपए का लोन लिया और उसके बदले मैंने बैंक को कुछ प्रॉपर्टी मॉर्गेज रख दी। बैंक ने कहा दिस इज ओके, आपने प्रॉपर्टी दी, हमने लोन दिया, दिस इज ओके, बट क्या पता कल को प्रॉपर्टी के रेट डाउन हो जाए, कल को प्रॉपर्टी को कुछ हो जाए, तो हमें और ज्यादा सिक्योर्ड सिक्योरिटी चाहिए। तो डिबेंचर्स आर ऑलवेज ट्रीटेड एज द सिक्योर्ड सिक्योरिटी। ठीक है, तो उस केस में डिबेंचर्स को हम कहते हैं इशूड एज कोलेटरल सिक्योरिटी, जब डिबेंचर्स इशूड एज सेकेंडरी सिक्योरिटी हो। क्योंकि जब भी कोई कंपनी वाइंड अप होती है तो हमेशा डिबेंचर होल्डर्स को सबसे पहले पेमेंट मिलती है, बिकॉज दे आर सिक्योर्ड लायबिलिटी। ठीक है, तो इस केस में सबसे पहली बात, नो कैश रिसीव्ड अगेंस्ट डिबेंचर्स। डिबेंचर्स के अगेंस्ट हमें कोई कैश नहीं मिल रहा। दूसरी बात, नो इंटरेस्ट इज पेड। क्यों? क्योंकि अगर देखा जाए तो हमने बैंक लोन लिया है तो उस बैंक लोन पे तो इंटरेस्ट हम पे कर ही रहे हैं ना, तो हम डिबेंचर पे इंटरेस्ट क्यों पे करेंगे? दो बार इंटरेस्ट नहीं पे करेंगे ना, हम 2 बार इंटरेस्ट क्यों पे करेंगे? पागल हैं क्या? उनके लिए कमा रहे हैं क्या? एक बार तो इंटरेस्ट पे करेंगे, बैंक लोन पे तो पे करेंगे ना इंटरेस्ट। कमा रही तो बांटने के लिए कमा रही है क्या? अरे तो ऐसे लिंक नहीं करते। जब तक हाँ, ये तो डिबेंचर्स हमने ऐसे सिक्योरिटी दिए हैं, बैंक लोन पे हम ऑलरेडी इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, जरूरत हो ना डिबेंचर्स यूज हो भी कि नहीं हो। तभी तो कह रही हूँ पूरा ज्ञान लेके फिर बोला करो। सेकेंडरी कोलेटरल का मतलब सेकेंडरी सिक्योरिटी है। कोलेटरल सिक्योरिटी मतलब ऐसा सेकेंडरी सिक्योरिटी, जो हमने प्रॉपर्टी दी है उस प्रॉपर्टी को देने के बाद अगर जरूरत पड़ेगी तो। अभी पूरा कॉन्सेप्ट एक बार समझ लो। हाँ, प्रॉपर्टी प्राइमरी है। डिबेंचर्स कैन बी यूज्ड only when primary security utilized। हम इस सिक्योरिटी को सिर्फ तब यूज करेंगे जब प्राइमरी सिक्योरिटी यूज हो गई। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमारा लोन आउटस्टैंडिंग था 8 लाख का, जितने का भी ओरिजिनल लोन रहा उससे कोई मतलब नहीं है, हमारा अभी की डेट में 8 लाख का लोन आउटस्टैंडिंग है। ठीक है, हमारी जो प्राइमरी सिक्योरिटी थी उसकी वैल्यू 6 लाख है, उसकी वैल्यू 6 लाख है। ठीक है, अब डिबेंचर्स issued as collateral security, हमने 5 लाख के इशू किए हुए थे। डिबेंचर्स हमने 5 लाख के इशू किए हुए थे, तो बैंक का इस पूरे 5 लाख के डिबेंचर्स पे हक नहीं बनेगा। बैंक कितना डिबेंचर यूज कर सकती है? सिर्फ 2 लाख। क्यों 2 लाख कर सकती है? क्योंकि इन दोनों में से सिर्फ 2 लाख ही तो बचा अनपेड, तो जितना अनपेड बचा इस 5 में से सिर्फ ये 2 लाख यूज करेगी और 3 लाख के डिबेंचर्स कंपनी को वापस कर देगी। तो प्राइमरी सिक्योरिटी की जो भी वैल्यू होगी वो यूटिलाइज करने के बाद फिर जो अमाउंट बचेगा आउटस्टैंडिंग, उसके लिए ही वो डिबेंचर्स यूज कर सकती है। वो ये नहीं कर सकती कि पहले डिबेंचर यूज कर ले और फिर प्राइमरी सिक्योरिटी, नहीं कर सकती। समझ में आई ये बात? क्लियर हुई? अब
जब हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में एक एंट्री तो होती है फर्स्ट फॉर ऑब्टेनिंग लोन। लोन ऑब्टेन करने की एंट्री क्या होगी? बैंक टू बैंक लोन। बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट। ठीक है, ये हमने लोन ले लिया। बैंक लोन हमारा नॉन करंट लायबिलिटीज में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में शो हो जाता है। ये तो होनी है एंट्री। इसके अलावा हमारे पास दो तरीके हैं। मेथड 1 है, फर्स्ट मेथड कौन सा है? फर्स्ट मेथड इज बाय पासिंग जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री पास करके अब हम डिबेंचर्स इशू कर रहे हैं, तो डिबेंचर्स तो क्रेडिट होंगे ही ना, लायबिलिटी है तो डिबेंचर्स इशू कर रहे हैं तो डिबेंचर्स तो क्रेडिट होंगे ही। बट डेबिट क्या करें? अब डेबिट करने के लिए तो कुछ नहीं है हमारे पास। तो हमने एक अकाउंट का नाम पढ़ा था, सबका दोस्त कौन है? सस्पेंस अकाउंट। सबका दोस्त था ना वो, तो वही यहाँ पर आके बैठ जाएगा। डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड टू इसमें भी X% तो लिखना ही है, चाहे हम इंटरेस्ट पे नहीं कर रहे, लेकिन कैटेगरी तो होती है डिबेंचर्स की, ठीक है ना, तो वो कैटेगरी तो आएगी आएगी। तो ये डिबेंचर सस्पेंस टू X% डिबेंचर्स अकाउंट, समझ में आया? ये एंट्री हो गई। फिर हम बैलेंस शीट में जब दिखाएंगे तो हमने बैलेंस शीट में दिखाया नॉन करंट लायबिलिटीज, उसमें दिखाया लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, और नोट्स टू अकाउंट के आगे 1 आ गया। फिर नीचे लिखे नोट्स टू अकाउंट। नोट्स टू अकाउंट्स क्या होते हैं? जहाँ पे एक्सप्लेनेशन होती है, जहाँ पे एक्सप्लेनेशन होती है। तो नोट्स टू अकाउंट में हमने लिखा लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में बैंक लोन, ठीक है, ये अमाउंट ऑफ लोन आ जाएगा। फिर हमने लिखा जो भी X%, जितने भी नंबर ऑफ डिबेंचर्स हैं, X% डिबेंचर्स एट द रेट ऑफ ₹डैश ईच, इनर कॉलम में, और लेस कर दिया डिबेंचर सस्पेंस। अल्टीमेटली देखा जाए तो यहाँ पे नील ही आएगा और ये आ गया और अमाउंट यहाँ आ गया। हाँ, अगर कंपनी ने पहले से कोई और डिबेंचर्स इशू किए हुए हैं तो वो जरूर आ जाएगा, लेकिन ये वाली एंट्री तो जितने से डेबिट हो उतने से क्रेडिट हो गई, यहाँ पे भी नील इफेक्ट आ गया। हम सिर्फ एज अ फुल डिस्क्लोजर दिखा रहे हैं, क्योंकि हमें फुल डिस्क्लोजर के अकॉर्डिंगली दिखाना जरूरी है, तो हम सिर्फ दिखा रहे हैं। समझ में आई? ये क्लियर हो गया? मेथड 2 जो होता है वो होता है विदाउट पासिंग जर्नल एंट्री। तो ये नोट डाउन कर लो, फिर मैं वो कराती हूँ, ठीक है? प्राइमरी सिक्योरिटी जो मेन सिक्योरिटी है, जिसके अगेंस्ट लोन मिला है, ठीक है, वो प्राइमरी सिक्योरिटी है। कोई भी बैंक जो है प्राइमरी सिक्योरिटी का भी ज्यादा ही लेगा लोन से, कि वो जो हाँ हाँ आपने बताया था कि वो जो रेशियो कितना भी ज्यादा लेगा, लेकिन कई बार हो सकता है फॉर एनी रीजन, फॉर एनी कंटिजेंसी, तो बैंक अपने को सेफ कर लेता है। और डिबेंचर्स प्राइमरी नहीं हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते? प्राइमरी होने में तो फिर कोई दिक्कत नहीं ना, उसके लिए तो हमें कुछ अलग से अकाउंटिंग की जरूरत नहीं पड़ती। बट जनरली डिबेंचर्स प्राइमरी होते नहीं है, हो सकते हैं बट जनरली डिबेंचर सेकेंडरी ही इशू होते हैं, क्योंकि आप डिबेंचर्स के अगेंस्ट क्या ही लोन लोगे, वो तो खुद में एक लोन कैपिटल है, तो लोन कैपिटल के अगेंस्ट क्या ही लोन लोगे लॉजिकली। नेक्स्ट हमारे पास आता है सेकेंड मेथड
जो विदाउट पासिंग जर्नल एंट्री है, ये हमारे लिए विदाउट पासिंग जर्नल एंट्री है। तो इसमें हम डिबेंचर्स के लिए कोई जर्नल एंट्री पास नहीं करते। बैंक टू बैंक लोन की तो होगी ही, लेकिन जो डिबेंचर्स की एंट्री है उसके लिए कोई एंट्री पास नहीं करते। सिंपल जो हमारे नोट्स टू अकाउंट है, यहाँ तो हमारा नॉन करंट, हाँ बैलेंस शीट में सिर्फ बैलेंस शीट है, ये ओनली बैलेंस शीट है। नॉन करंट लायबिलिटीज में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, ये आ गया, नोट्स टू अकाउंट 1 हो गया। अब जब नोट्स टू अकाउंट्स लिखेंगे और नोट्स टू अकाउंट में हम लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स लिखेंगे, तो हम लिखेंगे बैंक लोन, जो भी अमाउंट ऑफ लोन है, और इसी के ब्रैकेट में लिख देंगे बस नीचे। एक फुल डिस्क्लोजर डालना है तो इतना डाल देंगे कि कितने डिबेंचर्स, X% डिबेंचर्स ऑफ रुपीज दिस ईच issued as collateral security. That's it. बेसिकली इशू होते नहीं है ये, बस दिखाते इशू हो रहे हैं। हाँ, झूठ झूठ थोड़ा दिखाएंगे। बिना इंटरेस्ट के इशू हो रहे हैं। किसके बिना इंटरेस्ट के? वो तो हम पहले भी इंटरेस्ट नहीं पे कर रहे थे। इंटरेस्ट कब पे किया हमने डिबेंचर्स पे? वो तो मैंने सबसे पहली बात बताई कि डिबेंचर्स पे हम इंटरेस्ट नहीं पे करते कोलेटरल में। हम यहाँ पे डिबेंचर्स को इशू करने की कोई एंट्री अलग से नहीं कर रहे। जब एंट्री कर रहे थे तब कौन सा एंट्री से कोई फर्क पड़ गया था? तभी तो नील इफेक्ट आया था। अब हम वो नील इफेक्ट शो ही नहीं कर रहे, हम यहाँ पे बैलेंस शीट में नॉर्मली दिखा रहे हैं। दैट्स इट, बस इतनी सी बात है। अब बात ये आती है, इन केस ऑफ नॉन पेमेंट, नॉन पेमेंट का अगर केस हो गया, यानी कि हमने जो बैंक लोन लिया था वो लायबिलिटी है और हमने उसकी पेमेंट नहीं की, ठीक है ना? तो अगर तो इफ जर्नल एंट्री पास्ट, अगर तो हमने जर्नल एंट्री पास की हुई थी तो हम उसको रिवर्स कर देंगे। X% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट। और अगर तो नो जर्नल एंट्री पास्ट, अगर कोई जर्नल एंट्री पास ही नहीं की थी तो नो रिवर्स एंट्री, कोई रिवर्स एंट्री भी नहीं होगी। फिर होगा क्या? अब यहां पे देखो कैसे होगा। मान लो हमने ये जो लोन है, ये लोन लिया था 10 लाख का। मान लो हमने डिबेंचर्स इशू किए थे 5,000 एट द रेट ऑफ 100 ईच, ठीक है? प्राइमरी सिक्योरिटी जितनी भी प्राइमरी सिक्योरिटी थी, मान लो वो थी हमारे पास 8 लाख के, यानी कि डिबेंचर्स जो हमने 5 लाख के इशू किए थे, अब 2 लाख के हमें यूज करने हैं। तो हमने जर्नल एंट्री पहले पास की थी या नहीं की थी? अगर की थी तो रिवर्स कर देंगे, नहीं की थी तो कुछ नहीं करेंगे। बट यहाँ पर नाउ बैंक लोन जो कि हमारा 10 लाख का था आउटस्टैंडिंग, उसमें से हमने प्राइमरी सिक्योरिटी के थ्रू 8 लाख का तो पे कर दिया, और जो बचा हुआ है उस पर हमने अब जो भी X% डिबेंचर्स हैं वो यहाँ पर इशू कर दिए। अब बैंक लोन खत्म हो गया,
अब डिबेंचर्स हैं, अब इन डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट विल बी पेड, क्योंकि अब ये कोलेटरल सिक्योरिटी नहीं रह गए हैं, अब ये आपके मेन डिबेंचर्स की कैटेगरी में आ गया है कि आपने डिबेंचर्स इशू किए हैं तो उन पर देना पड़ेगा। तो हो क्या रहा है यहाँ पे, नेचर ऑफ लायबिलिटी चेंज हो रही है। ठीक है ना, कैसे चेंज हो रही है, बैंक लोन से वो X% डिबेंचर्स में आ रही है, समझे? नेचर ऑफ लायबिलिटी चेंज होगी ना, बैंक लोन था पहले, हाँ जैसे आपने कोई बैंक अकाउंट क्यों बनाया, क्योंकि 8 लाख के पेमेंट तो प्राइमरी सिक्योरिटी को सेल करके पे किया ही है ना आपने। तो प्राइमरी सिक्योरिटी का तो एसेट अकाउंट नहीं होगा, एसेट अकाउंट होना होता है, वो तो उसको सेल करते हैं, उससे जो पैसा आता है उससे अपना लोन चुकाते हैं। एसेट नहीं होता, वो एसेट बेचते हैं, उससे पैसा जो आता है। ठीक है, ये क्लियर हो गया कोलेटरल का केस तुम्हें? बिल्कुल कोई दिक्कत? अब तो फुल डिस्क्लोजर में हम डिबेंचर्स का बताते हैं, एसेट का भी बताते हैं। हाँ, तो लेकिन हम यहाँ पे एसेट की अकाउंटिंग नहीं कर रहे ना, इसलिए हम उसके बारे में बात नहीं कर रहे, हम डिबेंचर्स की अकाउंटिंग कर रहे हैं, इसलिए हम डिबेंचर्स की बात कर रहे हैं। दिखाते सब कुछ है, कुछ भी नहीं होता ऐसा कि जो छुपाया जाए। ठीक है, ये कोलेटरल का टॉपिक आसान है, कुछ भी नहीं है इसमें ऐसा। तो डिबेंचर्स में हमने एक किया इश्यू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, दूसरा हमने किया इश्यू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कैश, फिर हमने तीसरा टॉपिक किया इश्यू ऑफ डिबेंचर्स विद टर्म्स ऑफ रिडेम्पशन, चौथा टॉपिक किया इश्यू ऑफ डिबेंचर्स एज कोलेटरल सिक्योरिटी। एक मैंने आपको लास्ट क्लास में और बताया था कि ट्रीटमेंट ऑफ राइटिंग ऑफ लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, कि इन द ईयर ऑफ इशू हम डिबेंचर्स को, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स को सेम ईयर में राइट ऑफ कर देते हैं। पहला सिक्योरिटीज प्रीमियम, दूसरा जर्नल रिजर्व, तीसरा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, ये भी हमारा हो गया। चौथी चीज, एक बात तो इंपॉर्टेंट है बतानी कि वैसे तो हम लोग डिबेंचर्स को हमेशा लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में शो करते हैं, लेकिन इन द ईयर ऑफ रिडेम्पशन, जिस साल हमें रिडीम करना है, ये नॉन करंट लायबिलिटी से करंट लायबिलिटी में शिफ्ट हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि अब उसका ईयर ऑफ रिडेम्पशन आ गया विद इन 1 ईयर। करंट लायबिलिटीज कौन सी होती हैं? जो विद इन 1 ईयर पे होती हैं। अब विद इन 1 ईयर इसे हम पे करने वाले हैं। समझ में आ गई ये बात? क्लियर हो गया? तो इसका ध्यान रखना कि तुम्हें डेट्स क्या दी हुई हैं। अगर तुम्हें बैलेंस शीट के लिए बोलो तो डेट्स का ध्यान रखना, ठीक है? नोट डाउन कर लो। हाँ, दे रखी होगी, नहीं दे रखी तो आपसे पूछेंगे ही नहीं, सवाल पूछना होगा तो डेट देंगे, ठीक है? ये नोट डाउन करो, फिर हम डिबेंचर इंटरेस्ट का एक टॉपिक और है वो और कर लेंगे। चलो, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स की नेचर क्या होती है? अच्छी तो नेचर होती सबकी है तुम्हारी भी अच्छी, मेरी भी अच्छी। उसके अलावा क्या होती है? अकाउंटिंग नॉमिनल। पहली चीज, अगर कभी एमसीक्यूज में आ जाए कि इसकी नेचर क्या है तो नॉमिनल है। दूसरी बात, दिस इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब है कि ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा। इवन इन केस ऑफ लॉस इट हैज टू बी पेड। दिस इज अ मैंडेटरी पेमेंट। इट इज एन ऑब्लिगेशन ऑन द कंपनी टू पे दिस डिबेंचर इंटरेस्ट। ठीक है, डन। अब अकाउंटिंग, जर्नल एंट्री, डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स। ठीक है, ये है तब when no TDS is given। अब TDS क्या होता है? सब जानता है वो,
TDS is tax deducted at source। अब ये क्या होता है, देखो जितने भी लोग जो कुछ भी कमाते हैं उस पे उन्हें टैक्स देना पड़ता है। अब जिन्होंने भी डिवेंचर्स में इन्वेस्टमेंट की हुई है उनको जो इंटरेस्ट इनकम मिल रही है, तो ऐसा तो नहीं कि वो उनकी कोर एक्टिविटी है। हो सकता है मैंने डिवेंचर्स में इन्वेस्ट किया हो, तुमने किया हो, तुमने किया हो, तुम्हें इंटरेस्ट इनकम मिल रही है, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने कहा कि जब आप इनको इंटरेस्ट इनकम दोगे तो उस पे से टैक्स काट के फिर दो, टैक्स कट कर लो, ठीक है, 20% का टैक्स कट कर लो और फिर दे दो बचा हुआ अमाउंट, ठीक है। कुछ कहना चाहते हैं? 20% का टैक्स, अच्छा 10% दे देंगे, तो क्या हो 10% दे देंगे, ठीक है। हाँ इसको अलग ही दुख सता गया। तो वो ये कहते हैं कि डिबेंचर होल्डर हर कोई अपनी जरूरी नहीं कि इनकम डिस्क्लोज करे, तो आप पहले से काट के दे दो हर जगह। जैसे किसी को सैलरी मिलती है ना तो टीडीएस काट के मिलती है, जो भी सैलरी मिलती है वो टीडीएस काट के मिलती है। प्रोफेशनल्स को फीस भी मिलती है तो टीडीएस काट के मिलती है। बैंक में हम फिक्स्ड डिपॉजिट्स कराते हैं, उसको जो इंटरेस्ट इनकम है उसमें भी टीडीएस कट जाता है। हर जगह से जो टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, जो भी सोर्स ऑफ इनकम है वहां से टैक्स काट के दे दो। अब अगर मैंने इतनी अपनी इन्वेस्टमेंट प्लानिंग की हुई है कि मेरा टैक्स नहीं बनता तो मैं टैक्स का रिफंड के लिए अप्लाई कर दूंगी, क्योंकि भैया रिफंड के लिए तो हर कोई अप्लाई कर देगा, देने के लिए जरूरी नहीं है हर कोई जाए। तो इसलिए हमेशा टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स मतलब जो भी मेन सोर्स ऑफ इनकम है वहां से टैक्स काट के दे दो। तो अगर टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स है तो ये वाली एंट्री चेंज होके क्या हो जाएगी, डिबेंचर इंटरेस्ट। और आपको टीडीएस का रेट ना हमेशा गिवन होगा क्वेश्चन में, आपको कभी भी ऐसा नहीं कि खुद से कुछ एजम्पशन लेनी पड़ेगी। अगर गिवन नहीं है तो आप ऊपर वाली एंट्री कर दो, अगर गिवन है तो डिबेंचर इंटरेस्ट उतना ही रहेगा। जबरदस्ती जीएसटी से हर चीज को मत जोड़ो, डायरेक्ट है, नहीं होगा ना ये, डायरेक्ट है, इनकम टैक्स है पूरा प्रॉपर, हाँ इनकम पर बेस्ड है। तो जितना अमाउंट पेबल टू डिबेंचर होल्डर्स है वो यहाँ आ जाएगा, जितना गवर्नमेंट को देना है वो यहाँ आ जाएगा। फिर पेमेंट की एंट्री अगर सिर्फ डिबेंचर होल्डर्स वाला है तो डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिटेड टू टीडीएस पेबल, अगर टीडीएस भी दे रहे हो तो अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, पेमेंट कर दी। जो डिबेंचर होल्डर्स को पेमेंट करनी है वो डिबेंचर होल्डर्स को गई, और जो टीडीएस है वो गवर्नमेंट को उन्होंने पे कर दिया, ठीक है, मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पे कर दिया, ठीक है। अब जैसे कि और फिर लास्ट में एट द एंड ऑफ द ईयर हम क्या करेंगे, जो डिबेंचर इंटरेस्ट है, देखो डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट यहाँ डेबिट होके क्लोज हो गया, टीडीएस पेबल यहाँ पे डेबिट होके क्लोज हो गया, डिबेंचर इंटरेस्ट को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट, ब्रैकेट में लिख दो फाइनेंस कॉस्ट। नहीं पे लिखोगे तो ऐसे कोई बहुत बड़ी घटना घट नहीं जाएगी, बट लिखना इज ऑलवेज गुड। नहीं नरेशन नहीं है, अकाउंट में नीचे फाइनेंस कॉस्ट लिखो, नरेशन तो प्रॉपर लिखोगे ही, बीइंग डिबेंचर इंटरेस्ट ट्रांसफर टू पी&एल अकाउंट या बीइंग डिबेंचर इंटरेस्ट ट्रांसफर्ड, इतनी तो लिखोगे ही, ठीक है। अब जैसे कि मान लो एक एग्जांपल हम लेते हैं कि 1 अप्रैल 2022 को 115% डिबेंचर्स issued at the rate of 100 issued, डिबेंचर इंटरेस्ट
पेबल हाफ ईयरली। तो इसमें हाफ ईयरली का मतलब 6 महीने पे कर रहे हैं, तो 6 महीने बाद मतलब कि 2022 सितंबर 30 को डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर होल्डर्स कर दिया। कितना हो जाएगा? 10,000 पे 15% 6 महीने का कितना हो गया? 750। यार 10,000 पे तो 7,500 का इंटरेस्ट दे देगा, बड़ा अमीर आदमी है तो 10,000 15% 6 महीने का, ठीक है। फिर डिबेंचर होल्डर्स टू बैंक, और मैं हर बार एक ही बात बोलती रहती हूँ, ये शॉर्ट फॉर्म्स मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए लिख रही हूँ। कृपया करके किसी भी टेस्ट में, एग्जाम में ये शॉर्ट फॉर्म्स प्लीज मत लिखना, ठीक है। फिर इसके बाद 2023 मार्च 31 को ये दोनों एंट्रीज सेम आ जाएंगी, सेम ये दो एंट्रीज आ जाएंगी, और इनके एडिशन में एक और एंट्री क्या आ जाएगी? प्रॉफिट एंड लॉस टू डिबेंचर इंटरेस्ट, और इसमें पूरे 1500 आएंगे। अब तुम लोग जब नोट करोगे तो ये एंट्रीज दोबारा लिखोगे, लेकिन मैंने नहीं लिखी, तुम दोबारा सेम की जगह दोनों एंट्रीज दोबारा लिखोगे नोट करते समय। बोल रही हूँ कुछ, सेम नहीं लिखना, पूरा लिखना है। ठीक है, कितना दुखी है ना बेचारा। चलो करो, लिखो पूरा, चेक करूंगा रजिस्टर। अरे नहीं लिख लूंगा। नहीं लिख लूंगा। नहीं, कॉमा लिख लूंगा। अच्छा ऐसे बोला है क्या? ठीक है चलो, चैप्टर इज ओवर। हाँ, कुछ बचा तो नहीं है? बचा तो नहीं कुछ? देख लो मेरे हिसाब से तो राइटिंग ऑफ डिस्काउंट इंटरेस्ट राइटिंग ऑफ डिस्काउंट बता तो दिया, कितनी बार बताऊं? मुझे लॉस वाली एंट्री थी, वही है, बता के देख ले। सो ऑफिशियली चैप्टर इज ओवर। नो बाय, चैप्टर इज ओवर। नोट डाउन कर लो। तो लाइक, शेयर and press the bell button for getting your notifications and comment. ठीक है? Thank you.